तो बच्चों कैसे हैं आप सब? बहुत-बहुत स्वागत है आपका आज की इस वीडियो में। आज का ये वीडियो क्लास 12th के बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा ख़ास होने वाला है क्योंकि इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं बच्चों क्लास 12th का जो आपका इकोनॉमिक्स का सब्जेक्ट है, हिंदी में जिसे आप अर्थशास्त्र विषय भी कहते हैं, इसका जो आपका बोर्ड एग्ज़ाम होने वाला है 18 मार्च को। जी हाँ बच्चों, 18 मार्च 2026 को जो आपका इको का बोर्ड का पेपर होने वाला है, तो उसके लिए एक सुपर इम्पोर्टेंट सैंपल क्वेश्चन पेपर इस वीडियो में हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। आप में से बहुत सारे बच्चों की एकदम हैवी से भी हैवी डिमांड आ रही थी कि सर इको का सैंपल पेपर लेकर के आइए, इको का सैंपल पेपर लेकर के आइए। तो फाइनली मैं यहाँ पर इकोनॉमिक्स का सैंपल पेपर लेकर के आ चुका हूँ और ये हमारा सैंपल पेपर नंबर सेकंड का वीडियो होने वाला है। ऑलरेडी मैंने यहाँ पर इकोनॉमिक्स का सैंपल पेपर नंबर 1 का वीडियो अपलोड कर दिया है। अभी तक आपने नहीं देखा उस वीडियो को, तो आई बटन में लिंक मिल जाएगा, आपको क्लिक करके ज़रूर देख लीजिएगा। और मैंने ना बच्चों आपका जो फर्स्ट वाला बुक है इकोनॉमिक्स का, इसका वन शॉट का वीडियो भी अपलोड कर दिया है, ठीक है? उसका लिंक भी आपको आई बटन में मिल जाएगा, वहाँ से क्लिक करके देख लीजिएगा। अलग से मैंने प्लेलिस्ट भी बना दी है, वहाँ पर भी जाकर के आप देख सकते हैं, ठीक है? और ये तो बस शुरुआत है बच्चों। अगर आप चाहते हैं कि इकोनॉमिक्स के मैं कम से कम यहाँ पर 4 से 5 सैंपल पेपर और करवा दूँ और आपकी सेकंड वाली बुक का भी वन शॉट का वीडियो अपलोड कर दूँ, तो इस वीडियो पर 1000 लाइक्स कंप्लीट करवा दीजिएगा। जी हाँ बच्चों, 1000 लाइक्स अगर इस वीडियो पे आप कंप्लीट करवा देते हैं या फिर आप 200 से ज़्यादा, केवल 200 से ज़्यादा कमेंट कर देते हैं कि यस जय भैया, ठीक है, हमें और वीडियोस चाहिए और सैंपल पेपर चाहिए, तो भी मैं आपके लिए डेफिनेटली 4 से 5 सैंपल पेपर अपलोड कर दूंगा और सेकंड वाली बुक का वन शॉट का वीडियो भी अपलोड कर दूंगा बच्चों। तो डिमांड करना आपका काम है, सप्लाई देना हमारा काम है ना? इकोनॉमिक्स में आपने पढ़ा भी होगा और अभी पढ़ाऊंगा भी, डिमांड एंड सप्लाई। तो बस डिमांड कीजिए, सप्लाई देने के लिए तो हम बैठे ही हैं। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो क्लास 12th है, हमारा सब्जेक्ट है इकोनॉमिक्स, जिसका सब्जेक्ट कोड रहेगा 030 करके, ठीक है, या 030 कह सकते हैं। अर्थशास्त्र हिंदी में बोलते हैं। 3 घंटे का आपका पेपर होगा इकोनॉमिक्स का और 80 नंबर का आपका पेपर आता है, ठीक है। बात करें अगर पेपर के बारे में, तो आपका जो बोर्ड एग्जाम का क्वेश्चन पेपर आएगा वो कुछ इस तरह से आएगा। एक यूनिक सीरीज नंबर यहाँ पर लिखा हुआ रहेगा, एक सेट नंबर रहेगा। जैसे कि यहाँ पर जो मैं आपको ये सैंपल पेपर करवा रहा हूँ, ये सेट नंबर 2 है बच्चों। इससे पहले मैंने सेट नंबर 1 का वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर दिया है। अगेन मैं बोल रहा हूँ, आई बटन में लिंक मिल जाएगा आपको, वहाँ से क्लिक करके देख लीजिए। ये सेट 2 है। इसके अलावा 3, 4, 4 सेट में पेपर आते हैं, तो तीसरा और चौथा सेट भी जरूर करवा दूंगा मैं आपको। नीचे देखेंगे तो यहाँ पर कोड नंबर लिखा हुआ है और इसके नीचे चले तो कुछ बेसिक बातें लिखी हुई है, आप यहाँ पर देख सकते हैं, ठीक है। और सामान्य निर्देश को अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो पढ़ सकते हैं। मैंने सैंपल पेपर नंबर 1 की वीडियो में बहुत अच्छे से सामान्य निर्देश को एक्सप्लेन कर दिया है। तो यहाँ पर हम लोग ज़्यादा समय व्यर्थ ना करते हुए सीधा अपने क्वेश्चंस की तरफ चलेंगे, ठीक है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और एक एक करके क्वेश्चंस को समझते हैं बच्चों। सेक्शन ए के अंदर, जिसके अंदर मैक्रो इकोनॉमिक्स वाले क्वेश्चन हमसे पूछे जाएंगे, तो चलिए देखते हैं एक एक करके। यहाँ पर पहला क्वेश्चन देखिए कुछ इस तरह से है कि निम्नलिखित कथनों को ध्यानपूर्वक पढ़े। चलिए भैया पढ़ लेते हैं। यहाँ पर कथन नंबर 1 क्या कह रहा है कि उपभोग के स्तर का परिवारों द्वारा समय के साथ जमा की जाने वाली बचत की मात्रा पर सीधा प्रभाव पड़ता है। देखिए, एक फैमिली जो होता है अपनी फ्यूचर के लिए सेविंग्स करता है। मैंने प्रीवियस वीडियोस में भी अच्छे से एक्सप्लेन कर रखा है सेविंग्स के बारे में आपको, ठीक है। तो हर एक फैमिली, चाहे वो मिडिल क्लास हो या पुअर मिडिल क्लास हो, सेविंग्स करते हैं। और अगर उस फैमिली के अंदर चीज़ों का खपत ज़्यादा है, देखिए उपभोग के स्तर का परिवारों द्वारा समय के साथ जमा की जाने वाली बचत की मात्रा पर सीधा प्रभाव पड़ता है, ठीक है। तो जो कंजम्पशन होता है बच्चों यहाँ पर आपका, अगर वो ज़्यादा रहेगा तो यहाँ पर बचत कम होगी, कंजम्पशन कम रहेगा तो बचत ज़्यादा होगी, है कि नहीं। तो यहाँ पर स्टेटमेंट नंबर जो 1 है ये कुछ इस तरह से कह रहा है, ठीक है। कथन नंबर 2 क्या कह रहा है कि अधिक खपत अक्सर कम बचत का कारण बनती है। मैंने अभी आपको बताया, जबकि कम खपत उच्च स्तर की बचत की सुविधा प्रदान करती है। अगर किसी घर में खर्चा पानी कम है, दाल चीनी आटा चावल कम खर्चा हो रहा है, तो वहाँ पैसा ज़्यादा बचेगा। किसी के घर में अगर ज़्यादा खर्चा हो रहा है, बड़ा परिवार है, तो वहाँ पर बचत कम होगा या ना के बराबर होगा बच्चों। तो दोनों बात यहाँ पर सही कह रहा है। इस हिसाब से आपका सी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा कि कथन नंबर 1 और 2 दोनों सत्य है, ठीक है। वीडियो अगर आपको पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। आपका एक लाइक हमें बहुत ज़्यादा मोटिवेट करता है इसी तरह की वीडियोस को बनाने के लिए। और कमेंट करके बताइएगा कि क्या हमें एमसीक्यू की लाइव लेनी चाहिए, जिसके अंदर हम इंपॉर्टेंट जो आपके एमसीक्यू है बच्चों वो डिस्कस करेंगे, एमसीक्यू क्वेश्चन, ठीक है। कमेंट करके बताइएगा। चलिए, सेम यही क्वेश्चन आपका इंग्लिश मीडियम में इस तरह से रहेगा कि रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स केयरफुली। स्टेटमेंट नंबर 1 इस तरह से है कि द लेवल ऑफ कंजम्पशन हैज़ अ डायरेक्ट इम्पैक्ट ऑन द
अमाउंट ऑफ सेविंग द हाउस होल्ड कैन ओवर टाइम, ठीक है। एंड स्टेटमेंट नंबर 2 कह रहा है कि हायर कंजम्पशन ऑफ्टन लीड टू लोअर सेविंग्स विल लोअर कंजम्पशन टेंड टू कैलकुलेट हायर लेवल ऑफ सेविंग इन लाइट ऑफ द गिवन स्टेटमेंट, ठीक है। तो आपको यहाँ पर सी वाला ऑप्शन करेक्ट कर देना है कि बोथ स्टेटमेंट 1 एंड 2 आर ट्रू करके, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सी एक मध्यवर्ती वस्तु होगी, यानी कि इंटरमीडिएट प्रोडक्ट कौन सा होगा। तो एक वकील जो होता है उसके द्वारा यहाँ पर फर्म को प्रदान की गई जो सेवाएं होती हैं वो आपका एक मध्यवर्ती वस्तु यानी कि इंटरमीडिएट प्रोडक्ट के अंदर आएगा बच्चों। सेम यही क्वेश्चन इंग्लिश मीडियम में इस तरह से रहेगा कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इंटरमीडिएट प्रोडक्ट। तो आपका यहाँ पर ए वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा कि सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय अ लॉयर टू अ फर्म, ये आपका एक इंटरमीडिएट प्रोडक्ट है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है बच्चों, तो बड़े ध्यान से समझिएगा। अगर आप अपने पॉलिटिकल साइंस के बोर्ड एग्जाम की तैयारी को और जो आपका हिस्ट्री का बोर्ड एग्जाम होने वाला है इसकी तैयारी को नेक्स्ट लेवल पर ले जाना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि लास्ट टाइम पर भी पढ़ के मैं टॉपर बन जाऊं इन सब्जेक्ट्स के अंदर, तो आप हमारे द्वारा बनाए गए इन दोनों सब्जेक्ट के 15-15 सैंपल पेपर्स को ले सकते हैं। और ये सैंपल पेपर हिंदी और इंग्लिश दोनों ही मीडियम में अवेलेबल है बच्चों। इनका आपको पीडीएफ मिल जाएगा, ठीक है। ऑलरेडी हजारों बच्चे यहाँ पर ये सैंपल पेपर ले रहे हैं और अपनी तैयारी को बहुत बढ़िया बना रहे हैं, तो आप भी जरूर लीजिए बच्चों। स्क्रीन पर जो आपको हमारी टीम का बिजनेस व्हाट्सएप नंबर दिख रहा है इस पर आपको कॉन्टैक्ट करना है और देन आप सैंपल पेपर्स को ले सकते हैं। याद रखिएगा, जब आप हमारी टीम को मैसेज करेंगे और पेमेंट वगैरह करने के बाद आपको जो है 1 से 2 घंटे का समय लगेगा, उसके बाद ही सैंपल पेपर मिलेगा, क्योंकि ऑलरेडी हजारों बच्चे यहाँ पर लाइन में हैं, मतलब पीछे उनको सप्लाई दिया जा रहा है, सैंपल पेपर सेंड किया जा रहा है। तो हमारी टीम ने हमसे रिक्वेस्ट किया था कि बच्चों को ये बात बता दीजिएगा कि बच्चों 1 से 2 घंटे का समय लग जाएगा आपको सैंपल पेपर मिलने में, क्योंकि इतने हज़ार बच्चे सैंपल पेपर्स लेते हैं ना कि क्या ही बोले। और हर बार सैंपल पेपर लेने के बाद उनका एक ही मैसेज आता है, थैंक यू सो मच सर, आपने जो सैंपल पेपर हमें दिया उसी में से पूरा पेपर आया हुआ था, है ना। तो जरूर लीजिए बच्चों सैंपल पेपर्स को, और अभी तो 50% का डिस्काउंट भी मिल रहा है। 300 रुपये का सैंपल पेपर केवल और केवल 149 रुपीज़ में आपको देखने को मिलेगा। अगर आप डबल डिस्काउंट धमाका ऑफर चाहते हैं तो 2 सब्जेक्ट का एक साथ ले सकते हैं। इसमें आपको केवल और केवल 249 रुपीज़ में 2 सब्जेक्ट का 30 सैंपल पेपर देखने को मिल जाएगा। तो आज ही इन सैंपल पेपर्स को लीजिए और अपने पॉलिटिकल और हिस्ट्री के बोर्ड एग्जाम की तैयारी को नेक्स्ट लेवल पर लेकर के जाइए बच्चों, ठीक है। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखिए, विदेश में स्थित भारतीय दूतावास हमारी डैश सीमा का भाग है। ये आपका होमवर्क है बच्चों, आप मुझे कमेंट करके बताइएगा कि इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। जो भी बच्चा सबसे पहले कमेंट करेगा और करेक्ट आंसर कमेंट करेगा उसके कमेंट को यहाँ पर मैं हार्ट का निशान दे दूंगा, और जो पहला बच्चा कमेंट करेगा जिसका आंसर सबसे पहले आया होगा उसका कमेंट को हार्ट का निशान के साथ साथ पिन भी कर दूंगा, ठीक है, ताकि और बच्चे देख सके कि सर जी ने इसका कमेंट हार्ट दिया है यानी कि सही उत्तर है, और पिन किया है मतलब ये फर्स्ट बच्चा है जिसने आंसर दिया है, ठीक है। यहाँ पर आप 4 ऑप्शन देख सकते हैं। पहला है आपका भौगोलिक, दूसरा है आपका यहाँ पर आर्थिक, तीसरा है राजनीतिक और चौथा है राष्ट्रीय। तो बताइए कि जो विदेशों में हमारा दूतावास होता है, एम्बेसीज होती हैं, वो हमारी सीमा हमारी डैश सीमा का भाग है बच्चों, ठीक है। सेम यही क्वेश्चन इंग्लिश मीडियम में इस तरह से रहेगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इंडियन एम्बेसीज लोकेटेड अब्रॉड आर पार्ट ऑफ आवर डैश बॉर्डर, ठीक है। तो करेक्ट आंसर आप मुझे कमेंट करके बताइए। ओके बच्चों, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पर क्या है कि भारत में मुद्रा पूर्ति किसके द्वारा नियंत्रित की जाती है। मनी सप्लाई की बात करें तो वो कौन कंट्रोल करता है इंडिया के अंदर। तो भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई जो है बच्चों, जो हमारा सेंट्रल बैंक है हमारे देश का, वो यहाँ पर भारत में मुद्रा की पूर्ति को नियंत्रित करता है, यानी कि मनी सप्लाई को कंट्रोल करता है बच्चों। सेम यही क्वेश्चन है आपका इंग्लिश मीडियम में इस तरह से रहेगा कि बाय वूम इज द मनी सप्लाई कंट्रोल्ड इन इंडिया करके, ठीक है। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आरबीआई आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बिल्कुल ध्यान से समझिएगा कि निम्नलिखित में से किस विकल्प में निवेश गुणक का मूल्य उच्चतम होगा। इंग्लिश मीडियम में यही क्वेश्चन इस तरह से रहेगा कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस द इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लर विल बी द हाईएस्ट, ठीक है। तो यहाँ पर अगर आपको मैं करेक्ट आंसर बताऊं तो वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, एमपीसी, और जो आपका एमपीएस है ये आपका यहाँ पर सबसे हाईएस्ट होगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए कि प्रत्यक्ष कर वह कर होता है जो लगाया जाता है। डायरेक्ट टैक्स इज द टैक्स विच इज इम्पोज्ड
निगमों के ऊपर यानी कॉर्पोरेट्स के ऊपर लगाया जाता है, ठीक है, क्योंकि यहाँ से इनको डायरेक्ट टैक्स लेना होता है। तो ये वाला ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रत्यक्ष कर क्या होता है, अप्रत्यक्ष कर क्या होता है, ये सारा क्वेश्चंस मैंने प्रीवियस सैंपल पेपर में करवा रखा है आपको, और वन शॉट का वीडियो जो मैंने बनाया है आपका यहाँ पर, ठीक है, चाहे आपका फर्स्ट वाला बुक ले लीजिए या फिर सेकंड वाला बुक ले लीजिए, उसके अंदर मैंने बहुत सारे चीज़ों का एक्सप्लेन किया है। फर्स्ट वाली बुक में मैंने आपको डायरेक्ट इनडायरेक्ट टैक्स वगैरह बता रखा है, ठीक है, और सेकंड वाली बुक में भी बहुत सारे क्वेश्चन बता रखे हैं। तो अभी तक आपने इनका वीडियो नहीं देखा है तो चैनल पे आपको देखने को मिल जाएगा। बहुत ज़्यादा मेहनत से मैंने ये वीडियो बनाया है आपके लिए, तो डेफिनेटली जरूर देखिएगा, एग्जाम में आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा, ठीक है। चलिए 7वां क्वेश्चन यहाँ पर देखिए क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सा विदेशी मुद्रा की मांग का स्रोत नहीं है। इंग्लिश मीडियम में इस तरह से रहेगा कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सोर्स ऑफ डिमांड फॉर फॉरेन एक्सचेंज। तो यहाँ पर जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा वो होगा उधार लेना आपका विदेशी मुद्रा की मांग का स्रोत नहीं है बच्चों, ठीक है। सी वाला ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, टू बोरो करके। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखिए कि उन सही कारणों की पहचान करें जो किसी अर्थव्यवस्था में विदेशी मुद्रा की मांग को प्रभावित करते हैं। इंग्लिश मीडियम में इस तरह से रहेगा कि आइडेंटिफाई द करेक्ट रीजंस दैट में अफेक्ट द डिमांड फॉर फॉरेन एक्सचेंज इन एन इकोनॉमी करके, ठीक है। तो यहाँ पर आपका दृश्यमान वस्तुओं का जो आयात होता है ये, और विदेश में संपत्ति की खरीद, ये आपका विदेशी मुद्रा की मांग को प्रभावित करते हैं किसी भी अर्थव्यवस्था के अंदर, ठीक है। तो इस हिसाब से आपका डी वाला जो ऑप्शन है बच्चों ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर वीडियो आपको पसंद आ रहा है तो लाइक भी करते चलिएगा। सेम यही क्वेश्चन इंग्लिश मीडियम में इस तरह से रहेगा, और इंपोर्ट्स ऑफ जो है कि विजिबल्स एंड परचेज ऑफ एसेट्स अब्रोड, ये आपका यहाँ पर करेक्ट होगा, तो डी वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 9वां क्वेश्चन कि C इज इक्वल टू 750 है यानी 750 है प्लस 0.5 y के उपभोग फलन वाली अर्थव्यवस्था को देखते हुए जहां C उपभोग व्यय जो खर्चा है उसका प्रतिनिधित्व करता है, और y जो है आपका राष्ट्रीय आय और 2300 के निवेश व्यय का प्रतिनिधित्व करता है। संतुलन स्तर पर उपभोग व्यय क्या होगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए बता रखा है जो आपका ये y है वो राष्ट्रीय आय को दिखा रहा है, ठीक है, और जो आपका सी है ये उपभोग व्यय जो होता है कंजम्पशन के ऊपर जो यहाँ पर खर्च होता है उसको दिखा रहा है। तो उस हिसाब से आपको बताना है। मैं सॉल्यूशन दिखा देता हूँ आपको। देखिए सॉल्यूशन इस तरह से होगा, ये आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं कि ए एस बराबर ए डी और वाई इज इक्वल टू सी प्लस आपका 1, और फिर इस तरह से आप यहाँ पर देख सकते हैं एट द एंड जो हमारा आंसर निकलेगा वो 3800 यानी कि 3800 निकलेगा। तो इस हिसाब से डी वाला जो आपका ऑप्शन है ये करेक्ट आंसर हो जाएगा बच्चों। सेम यही क्वेश्चन इंग्लिश मीडियम में इस तरह से रहेगा, यहाँ पर आप देख सकते हैं, और डी वाला ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सॉल्यूशन पूरा का पूरा यहाँ पर आप देख सकते हैं बच्चों, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए 10वां क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन अंतर्राष्ट्रीय लेन देन के संदर्भ में एक तरफा हस्तांतरण को सबसे अच्छी तरह परिभाषित करता है। इंग्लिश मीडियम में इस तरह से रहेगा कि विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिफाइन यूनिलैटरल ट्रांसफर इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इंटरनेशनल ट्रांजेक्शंस, ठीक है। तो यहाँ पर जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 10वें के अंदर वो होगा बच्चों आपका ऑप्शन नंबर सी। भविष्य में किसी रिटर्न की उम्मीद किए बिना एक पक्ष द्वारा किया गया भुगतान, ये आपका बेस्ट यहाँ पर डेफिनेशन है यूनिलैटरल ट्रांसफर का, यानी कि एक तरफा हस्तांतरण का, कि भैया भविष्य में हमको कोई रिटर्न नहीं चाहिए, ठीक है, सीधा सीधा यहाँ पर हम कर देते हैं भुगतान। तो यही आपका बेस्ट डेफिनेशन हो जाएगा, ठीक है। सी वाला ऑप्शन आप यहाँ पर देख सकते हैं इंग्लिश मीडियम में भी कि पेमेंट मेड बाय वन पार्टी विदाउट एक्सपेक्टिंग एनी रिटर्न इन द फ्यूचर, ठीक है बच्चों। चलिए अब हम लोग आ गए हैं 11वें क्वेश्चन के अंदर। 11वां क्वेश्चन देखिए बच्चों यहाँ पर क्या है कि क्या बचत एक वरदान है या अभिशाप है। जो सेविंग्स होता है बच्चों, क्या ये एक वरदान है या फिर अभिशाप है। तो देखिए सेविंग्स बहुत ज़्यादा जरूरी होता है बच्चों। इसको मैं आपको एक एग्जाम्पल की सहायता से समझाता हूँ, समझने का प्रयास कीजिए बच्चों। जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं एक चचा है जो झाल मुढ़ी बेच करके, इस तरह से मुढ़ी कचरी बेच करके अपना खर्चा चलाते हैं और सेविंग्स करते हैं, पैसों को बचाते हैं, ठीक है। अब ये भैया यहाँ पर 1-1 रुपए करके, 100-100 का नोट करके, 500-500 का नोट करके बहुत सारा सेविंग इन्होंने अपने जीवन काल में जमा किया है, ठीक है। अब इन सेविंग से क्या कर सकते हैं भैया, अपनी बेटी की शादी करवा सकते हैं, अपने लिए एक कोठी बंगला बनवा सकते हैं, है कि नहीं। तो ये सेविंग इनके लिए डेफिनेटली एक वरदान है, लेकिन एक तरह से ये अभिशाप भी है। अभिशाप कैसे भैया, लॉन्ग टर्म में अगर आप देखते हैं
तो जो आपका पैसे की वैल्यू होती है वो गिर जाती है बच्चों। जैसे अभी आप जाइए एक मोबाइल खरीदने, उसकी जो कीमत हो मान लीजिए अभी 10,000 है, ठीक है? और वही 10,000 रुपये आप सेव कर लीजिए कि मैं अभी मोबाइल नहीं खरीदूँगा, आने वाले 10 साल बाद, 15 साल बाद खरीदूँगा, ठीक है? तो जब 15 साल बाद आप वही 10,000 लेकर के जाएँगे मोबाइल खरीदने के लिए, तो उसी मोबाइल की कीमत हो चुकी होगी आपका 15,000 या फिर 20,000, ठीक है? एकदम कीमत लगभग डबल हो चुकी होगी और आपके पास जो पैसा है वो तो उतना ही है कि नहीं? तो टाइम के हिसाब से इन्फ्लेशन बढ़ता रहता है और आपका जो मनी की वैल्यू है वो डाउन होती रहती है। लेकिन इसीलिए मतलब कई सारे लोग क्या करते हैं कि कुछ-कुछ चीज़ें खरीद लेते हैं, कोई एसेट खरीद लेता है, ठीक है? जैसे कई लोग जो है गोल्ड परचेज़ कर लेते हैं, है कि नहीं? कई लोग बॉन्ड्स में इन्वेस्ट कर देते हैं, शेयर मार्केट में इन्वेस्ट कर देते हैं। मैं आपको सिर्फ़ एग्ज़ाम्पल्स दे रहा हूँ, ठीक है बच्चों? तो इस तरह से यहाँ पर कई लोग कर लेते हैं। तो देखा जाए तो सेविंग एक तरह से वरदान भी है और एक तरह से अभिशाप भी है, क्योंकि ऐसे चचा जैसे लोग अपने लिए पूरे जीवन काल का पैसा जमा करते हैं अपनी बेटी की शादी कराने के लिए, अपने लिए घर खरीदने के लिए, है कि नहीं? और इसी तरह से हर फैमिली यहाँ पर बच्चों सेविंग्स करती है, ठीक है? चाहे वो बड़ी से बड़ी फैमिली हो या छोटी से छोटी फैमिली हो, खास करके मिडिल क्लास और पुअर मिडिल क्लास तो सेविंग करती ही करती है बच्चों। आशा करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। चलिए क्वेश्चन की तरफ वापस से चलते हैं। क्वेश्चन देख लीजिए बच्चों, वापस से मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ कि क्या बचत एक वरदान है या अभिशाप? तो जो आपका किताबी लैंग्वेज में लिखा गया है उसको देख लीजिए आंसर यहाँ पर, कि एक व्यक्ति के दृष्टिकोण से बचत एक वरदान है। वह अपनी बचत को बैंक में जमा करवाकर एक नियमित आय प्राप्त कर सकता है, ठीक है? मान लीजिए कि एक व्यक्ति ने 10 लाख रुपए यहाँ पर बचा रखे हैं, तो उसको अगर वो बैंक में डालता है, तो एक अच्छा खासा इंटरेस्ट जो है उसको देखने को मिल सकता है। किंतु संपूर्ण अर्थव्यवस्था के दृष्टिकोण से बचत एक अभिशाप सिद्ध हो सकती है। जब प्रत्येक व्यक्ति अधिक बचत करने लगता है, तब कुल व्यय घट जाता है। इससे कुल मांग में कमी होती है। कुल मांग में कमी के कारण निवेश में कमी होती है। इसका निहितार्थ उत्पादन में गिरावट व होना और बेरोजगारी का बढ़ जाना हो सकता है, ठीक है? फलस्वरूप अर्थव्यवस्था मंदी की ओर बढ़ने लगता है। एग्जाम्पल के लिए यहाँ पर एक और चीज़ आपको समझा देता हूँ। जैसे क्या होता है कि लोग ज़्यादातर अगर सेविंग्स करने लग जाते हैं, तो लोग खर्चा नहीं करते हैं, है कि नहीं? जैसे आपका अलग-अलग तरह की चीज़ें जो होती हैं, मान लीजिए आपका सिनेमा घर हो गया, वहाँ पर नहीं जाएँगे लोग, घूमने नहीं जाएँगे, है कि नहीं? लोग बचत करने लग जाएँगे, जो कि कोविड के बाद ये चीज़ें देखने को मिली थी, ठीक है? तो इससे क्या होता है कि डिमांड कम हो जाती है चीज़ों की। जब डिमांड कम हो जाएगा, तो सप्लाई भी कम होगा, है कि नहीं? अब सप्लाई कम करना है, तो प्रोडक्शन कम करना पड़ेगा फैक्ट्रीज़ के अंदर। जैसे एक पार्ले जी का बिस्कुट है, एग्ज़ाम्पल एक अच्छे से समझाने का प्रयास कर रहा हूँ आपको, कि एक पार्ले जी का बिस्कुट है। मान लीजिए कि इसका पर डे का जो खपत है वो 10 करोड़ पैकेट्स का है। अब मान लीजिए कि क्या हो गया, अचानक से इसकी डिमांड कम हो गई। डिमांड कम होने से इसकी जो खपत रह गई केवल 5 करोड़ पर पैकेट के हिसाब से रह गई। तो अब इससे क्या होगा कि फैक्ट्री के अंदर 5 करोड़ कम पैकेट बनेंगे, क्योंकि भैया डिमांड ही कम है आगे, तो सप्लाई तो कम ही देना पड़ेगा ना। अब जब 5 करोड़ कम पैकेट बनेंगे, तो जो लेबर होंगे वहाँ पे, जो वर्कर्स होंगे, उनको फायर किया जाएगा, उनको बोला जाएगा कि आप निकल जाइए अभी के लिए, क्योंकि डिमांड कम है कि नहीं? प्रोडक्शन कम हुआ, तो वो उनको निकाला जाएगा और ऐसे-ऐसे करके क्या होता है, अर्थव्यवस्था जो है मंदी की स्थिति में आ जाता है, रिसेशन की स्थिति में आ जाता है। जैसे जर्मनी का अभी आप जो इकोनॉमी है उसको देखेंगे, तो वो रिसेशन की स्थिति में आ चुका है, ठीक है? लगातार 3-4 क्वार्टर में वो नेगेटिव में ग्रोथ किया है, ठीक है बच्चों? नेगेटिव मतलब माइनस में ग्रोथ किया है वो। चलिए, सेम यही क्वेश्चन इंग्लिश मीडियम में इस तरह से रहेगा और आंसर आपको इस प्रकार से लिखना है बच्चों। आगे चलते हैं, अब हम लोग आगे 12वें क्वेश्चन के अंदर, 12वें के ए में इस तरह से क्वेश्चन है कि व्यय विधि का प्रयोग करके बाजार मूल्य पर सकल घरेलू उत्पाद की गणना करें, ठीक है? जो व्यय विधि होता है उसका इस्तेमाल करके यहाँ पर जो बाजार मूल्य पर सकल घरेलू उत्पाद होता है ना, उसका गणना करना है। तो इस तरह से दे रखा है, एस नंबर आप यहाँ पर देख सकते हैं, सीरियल नंबर, आइटम्स दे रखे हैं एंड अमाउंट दे रखे हैं करोड़ के अंदर, ठीक है? जैसे पहला है सीरियल नंबर पे प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर जो कि है 9800 करोड़ का। फिर गवर्नमेंट फाइनल जो सो कि कंजम्पशन एक्सपेंडिचर वो है 1200 करोड़ का। फिर जो सो कि चेंज इन स्टॉक तो वो 275 करोड़। ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन 875 करोड़। कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल वो है 600 करोड़। नेट एक्सपोर्ट कितना है, ब्रैकेट माइनस ब्रैकेट बंद 90 करोड़, ठीक है? और नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड वो है 790 करोड़ यानी कि 790 करोड़। अब यहाँ पर आप इसका आंसर कैसे लिखेंगे ये आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। यूजिंग एक्सपेंडिचर मेथड यानी कि व्यय विधि का इस्तेमाल करते हुए जीडीपी एट एमपी इज इक्वल टू प्राइवेट
फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर प्लस गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर प्लस ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन ब्रैकेट ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन प्लस चेंज इन स्टॉक ब्रैकेट बंद प्लस नेट एक्सपोर्ट इज इक्वल टू 980 करोड़, ठीक है, यानी 9800 करोड़ प्लस 12,000 करोड़ एंड 275 करोड़ प्लस 875 करोड़ प्लस ब्रैकेट बंद माइनस 90 करोड़ इज इक्वल टू 22,860 करोड़ आपका यहाँ पर आंसर निकल करके आ जाएगा बच्चों। तो इस तरह से आंसर आपको लिखना है। इसी क्वेश्चन के अंदर एक अथवा एक चॉइस आपको दे दिया है कि अगर आपको ऊपर वाला क्वेश्चन नहीं आता है तो नीचे वाला जो क्वेश्चन है इसको आप अटेंड कर सकते हैं। इसके अथवा में इसके चॉइस में देखिए क्या क्वेश्चन हमसे पूछा गया है कि वस्तु विनिमय की कठिनाइयों का वर्णन करें, ठीक है। जो आपका बार्टर सिस्टम होता है उसकी क्या एक तरह से ड्रॉबैक है या कमियां कह लीजिए, वो क्या क्या है उसके बारे में आपको बताना है। तो आवश्यकताओं के दोहरे संयोग का अभाव रहता है कि नहीं। पहले आप ना वस्तु विनिमय प्रणाली को एक छोटे से एग्जाम्पल की सहायता से समझिए, जो एग्जाम्पल मैंने आपको कई बार बता भी रखा है, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा समझिए। जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं एक लड़का है, इसका नाम है ए, ठीक है, और यहाँ पर इसके पास इस तरह का ब्रेड है। अब इसका मन कर रहा है कि काश मेरे पास एक आइसक्रीम होता जिसको मैं खाता और मुझे मजा आ जाता, है कि नहीं। ये सोच रहा है कि यार एक व्यक्ति आ जाए जिसके पास ऐसा आइसक्रीम हो, और यही कहानी में आ जाता है ट्विस्ट, एक व्यक्ति आ जाता है जिसके पास हूबहू इसी तरह का आइसक्रीम होता है और इस व्यक्ति को इत्तेफाक से ब्रेड खाना होता है, ठीक है। तो ये इस व्यक्ति को बोलता है भाई भाई तू मेरा आइसक्रीम ले ले और अपना ब्रेड मुझे दे दे, ठीक है। तो ये भैया यहाँ पर बोले अरे भैया क्या बात है, ले लो यार, यहाँ पर डील डन करते हैं, है कि नहीं। तो यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर वस्तु विनिमय हुआ, यानी कि एक वस्तु के बदले दूसरी वस्तु ली गई, इसे ही वस्तु विनिमय कहा जाता है। अच्छा, इसकी कमियां क्या रहेंगी, इसकी कमियां ये रहेंगी कि जरूरी नहीं है कि हर बारी इस आइसक्रीम वाले बंदे को ब्रेड ही चाहिए होगा। हो सकता है कभी इसको बिस्कुट खाने का मन कर जाए, हो सकता है कभी इसको कुछ और चीज खाने का मन कर जाए, तो ये इसका ब्रेड थोड़ी ना लेगा, तो इसका ब्रेड तो भैया सड़ गया, है कि नहीं। और ये भी जरूरी नहीं है कि इस ब्रेड वाले बंदे को हमेशा आइसक्रीम ही खाना होगा, इसको कुछ और भी खाना हो सकता है। तो यहाँ पर दोहरे संयोग का एक तरह से अभाव रहता है, ठीक है। ये एक बहुत बड़ी कमी है इसकी। आगे चलते हैं, कुछ और चीजें डिस्कस करते हैं इसके ऊपर। एक और पॉइंट आप लिख सकते हैं कि मूल्य मापक का अभाव रहता है। जैसे मान लीजिए कि एक आइसक्रीम था हमारा यहाँ पर, ठीक है, इस तरह से, और इधर ब्रेड का पैकेट था। तो आइसक्रीम तो महंगा होगा, ब्रेड का पैकेट सस्ता होगा। तो ये अगर आइसक्रीम एक इसको देता है तो इसके बदले इसे 2-3 ब्रेड का पैकेट देना पड़ेगा, है कि नहीं, क्योंकि आइसक्रीम क्या है, महंगा है। इसीलिए यहाँ पर जो मूल्य होता है उसका मापन का अभाव रहता है भैया। कई बारी सही वैल्यू भी नहीं लग पाती है वस्तु विनिमय में, और भविष्य में किए गए भुगतानों की कठिनाइयां होती है, मूल्य संचय का अभाव होता है और हस्तांतरण की कठिनाइयां होती है। तो इस तरह से आप यहाँ पर ये चीजें लिख सकते हैं। सेम यही क्वेश्चन इंग्लिश मीडियम में इस तरह से रहेगा कि डिस्क्राइब द डिफिकल्टीज ऑफ वाटर सिस्टम, ठीक है। तो आंसर इस तरह से आपको लिखना है बच्चों। ओके, चलिए अब हम लोग आ गए हैं 13वें क्वेश्चन के अंदर। यहाँ पर 13वां क्वेश्चन देखिए क्या है कि राजस्व प्राप्तियां व पूंजीगत प्राप्तियों में अंतर स्पष्ट कीजिए। यही क्वेश्चन इंग्लिश मीडियम में आपका इस तरह से रहेगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन रेवेन्यू रिसिप्ट एंड कैपिटल रिसिप्ट, ठीक है। इसके बारे में मैंने वन शॉट में बहुत अच्छे से आपको समझा रखा है। यहाँ पर फिलहाल के लिए देखिए क्वेश्चन का आंसर, राजस्व प्राप्तियां क्या होती हैं, ये सरकार की परिसंपत्तियों को कम नहीं करती है। ये जो होता है बच्चों, ये सरकार की जो परिसंपत्तियां होती हैं उसको कम नहीं करती हैं। साथ ही साथ ये सरकार के दायित्वों में वृद्धि नहीं करती है, सरकार को जो दायित्व होता है उसके अंदर में वृद्धि नहीं करती है, और ये आवृत्ति प्रकृति की होती हैं, ठीक है जी। अब पूंजीगत प्राप्तियां क्या होती हैं, ये सरकार की परिसंपत्तियों को कम कर देती है। देखिए सरकार की जो परिसंपत्तियां उसको क्या किया, इसने कम कर दिया। ये सरकार के दायित्वों में वृद्धि करती है, और साथ ही साथ ये आवृत्ति प्रकृति की नहीं होती है। तो इस तरह से आंसर आप लिख सकते हैं। सेम यही क्वेश्चन इंग्लिश मीडियम में इस तरह से रहेगा, और आंसर आपको इस प्रकार से लिखते हुए चलना है, रेवेन्यू रिसिप्ट के बारे में और कैपिटल रिसिप्ट के बारे में। यहाँ पर आप देख सकते हैं, ठीक है बच्चों। चलिए अब हम लोग आ गए 14वें क्वेश्चन के अंदर। इस क्वेश्चन को बिल्कुल ध्यान से देखिएगा, 3-4 क्वेश्चन मिला करके एक क्वेश्चन आपका यहाँ पर बना रखा है। क्वेश्चन कुछ इस तरह से है कि मध्यवर्ती वस्तुएं व अंतिम वस्तुओं में अंतर स्पष्ट करें एवं कारण बताते हुए समझाइए कि राष्ट्रीय आय का आकलन करते समय निम्नलिखित के साथ क्या व्यवहार किया जाता है, ठीक है। यहाँ पर बिल्कुल समझने का प्रयास कीजिएगा। पहला, परिवार के सदस्य परिवार के खेत में मुफ्त में कार्य करें, अच्छा जी। और दूसरा है सामान्य सरकार द्वारा लिए गए उधार पर ब्याज का भुगतान। तो जो परिवार वाला यहाँ पर दे रखा है ना, इसके बारे में समझिए। परिवार के सदस्यों का
आरोपित वेतन राष्ट्रीय आय में शामिल किया जाएगा क्योंकि उन्होंने कृषि में अपना योगदान दिया है। ठीक है, परिवार के जो लोग हैं वो खेतों में काम कर रहे हैं, तो उनका यहाँ पर जो भी इनकम होगा उसको नेशनल इनकम में काउंट किया जाएगा क्योंकि उन्होंने एग्रीकल्चर में अपना इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया है। लेकिन सरकार द्वारा, एक सामान्य सरकार द्वारा उधार पर जो ब्याज का भुगतान होता है, ठीक है, उसके बारे में देखिए बता रखा है कि चूंकि सरकार द्वारा लिया गया ऋण उपभोग कार्यों के लिए माना जाता है, इसलिए इस ऋण पर ब्याज राष्ट्रीय आय में शामिल नहीं होगा। ठीक है, तो इस तरह से आंसर आप लिख सकते हैं। फिर आगे देखिए, मध्यवर्ती वस्तु वो अंतिम वस्तु के बारे में बता रखा है। इसको भी एक एग्जाम्पल के सहायता से समझ लीजिए। सबसे पहले ये समझिए कि मध्यवर्ती वस्तु क्या होता है, यानी कि इंटरमीडिएट प्रोडक्ट क्या होता है। जैसे यहाँ पर ये एक आंटी जी है जो कि अपना इधर एक नॉर्मल दुकान चलाती हैं जिसके अंदर ये कोका कोला और ये सॉफ्ट ड्रिंक वगैरह बेचती हैं। ठीक है, अब यहाँ पर ये जो सॉफ्ट ड्रिंक ये लेती हैं किसी डीलर से लेती होंगी और अपने पास ये स्टोर करती होंगी अपने दुकान के अंदर। ठीक है, स्टोर करने के बाद ये वापस से इसको रीसेल करती हैं कस्टमर्स को। जैसे ये देख सकते हैं, ये बच्ची का हाथ में यहाँ पर इस तरह से ये सॉफ्ट ड्रिंक है। ठीक है, और ये जो है इन्होंने इन्हीं की दुकान से खरीदा है। ठीक है, तो ये जो कोल्ड ड्रिंक हो गया आपका, ये कोका कोला हो गया, ये क्या है, एक तरह से ये इंटरमीडिएट प्रोडक्ट आपका ये हो गया। ठीक है, अब फाइनल प्रोडक्ट क्या होता है, जैसे एक हॉस्पिटल है और हॉस्पिटल ने अपने वहाँ रखने के लिए इस तरह से बेड वगैरह, ठीक है, इस तरह से मशीन वगैरह खरीदा, बिजली के उपकरण खरीदे, अलग अलग तरह की चीज़ें यहाँ पर जो आप देख रहे हैं ये खरीदे। तो ये हो गया आपका फाइनल प्रोडक्ट एक तरह से, है ना, क्योंकि ये एक तरह का इन्वेस्टमेंट है और फिक्स एसेट है। तो ये आपका फाइनल प्रोडक्ट कह लीजिए या अंतिम उत्पाद कह लीजिए। ठीक है, आशा करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा बच्चों। वीडियो अगर आपको पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक करते चलिएगा। आपका एक लाइक हमें बहुत ज़्यादा यहाँ पर मोटिवेट करता है इसी तरह की वीडियोस को बनाने के लिए। ठीक है बच्चों, चलिए आगे चलते हैं और एक बारी जो इसका लिखा हुआ आंसर है उसको देख लेते हैं। यहाँ पर देखिए बच्चों, बता रखा है मध्यवर्ती वस्तुएं ऐसी वस्तुएं जो एक उत्पादन इकाई द्वारा दूसरी उत्पादन इकाई से पुनः बिक्री या उसी वित्तीय वर्ष के दौरान उत्पादन के लिए प्रयुक्त की जाती है, वो मध्यवर्ती वस्तुएं कहलाती हैं। जैसे मैंने आपको कोका कोला के एग्जाम्पल दिया था, उसको एक दुकानदार ने खरीदा और उसको वापस से रीसेल कर दिया, है कि नहीं, तो ये मध्यवर्ती वस्तुओं के अंदर आ जाएगा, इंटरमीडिएट प्रोडक्ट के अंदर आ जाएगा। अगला अंतिम वस्तुओं के बारे में बता रखा है, फाइनल प्रोडक्ट क्या होता है। ये वस्तुएं जो होती हैं जो उपभोक्ताओं द्वारा उपभोग के लिए या उत्पादकों द्वारा निवेश के लिए प्रयुक्त होती हैं, वो अंतिम वस्तुएं कहलाती हैं। जैसे फैक्ट्री में मशीन लगाना, ये एक फाइनल प्रोडक्ट है कि नहीं। फैक्ट्री में जो मशीन लगाया जाएगा वो फाइनल गुड ही तो आ जाएगा ना, क्योंकि उसका यहाँ पर डायरेक्ट उपभोग होना है। ओके बच्चों, आशा करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। सेम यही क्वेश्चन इंग्लिश मीडियम में इस तरह से रहेगा, ये आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं और आंसर आपको इस प्रकार से लिखते हुए चलना है बच्चों। अब इसी क्वेश्चन के अंदर आपको एक अथवा एक चॉइस दे दिया है, यानी कि अगर आपको ऊपर वाला क्वेश्चन नहीं आता है तो नीचे वाला जो क्वेश्चन है इसको आप अटेंड कर सकते हैं। इसके अथवा में इसके चॉइस में देखिए क्या क्वेश्चन हमसे पूछा है कि बैंक दर क्या होता है, यह रेपो दर से किस प्रकार भिन्न है, एवं प्रत्यक्ष कर व अप्रत्यक्ष कर जो होता है इसके अंदर अंतर स्पष्ट कीजिए। ठीक है, इंग्लिश मीडियम में यही क्वेश्चन आपका इस तरह से रहेगा कि व्हाट इज बैंक रेट, हाउ इज इट डिफरेंट फ्रॉम रेपो रेट, एंड एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन डायरेक्ट टैक्स एंड इनडायरेक्ट टैक्स। देखिए 4 क्वेश्चन को जोड़ करके एक क्वेश्चन आपका बना है यहाँ पर, तो बिल्कुल ध्यान से समझने का प्रयास कीजिएगा। सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि बैंक दर और रेपो दर के अंदर क्या अंतर होता है, यानी कि बैंक रेट क्या होता है और रेपो रेट क्या होता है। तो बैंक दर वह दर होता है जिस पर किसी देश का केंद्रीय बैंक यानी कि सेंट्रल बैंक व्यापारिक बैंकों को दीर्घकालीन उद्देश्य के लिए उधार देता है। जैसे मान लीजिए कि हमारे देश का जो सेंट्रल बैंक है, मान लीजिए क्या वो तो है ही आरबीआई। ठीक है, आरबीआई क्या करता है कि लॉन्ग टर्म पर्पसेस के लिए जो कमर्शियल बैंक होते हैं, जैसे एसबीआई हो गया आपका, एचडीएफसी हो गया, है कि नहीं, इनको जब लोन देता है तो ये हमारा बैंक रेट के अंदर आता है। और इन्हीं बैंकों को शॉर्ट टर्म के लिए लोन देता है तो ये रेपो दर में आ जाता है कि नहीं। आशा करता हूँ कि समझ में आया होगा। अब लिखा हुआ भी देख लीजिए, रेपो दर के बारे में बता रखा है कि वह दर होता है जिस पर केंद्रीय बैंक व्यापारिक बैंकों को उनके अल्पकालीन उद्देश्यों की पूर्ति के लिए उधार देता है, ये रेपो दर होता है बच्चों। ठीक है, अगला प्रत्यक्ष कर क्या होता है और अप्रत्यक्ष कर क्या होता है, यानी कि डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है। तो डायरेक्ट टैक्स वो टैक्स होता है जो हम डायरेक्टली गवर्नमेंट को पे करते हैं, जैसे इनकम टैक्स हो गया, प्रॉपर्टी टैक्स हो गया। और इनडायरेक्ट टैक्स वो होता है जो इनडायरेक्टली हम गवर्नमेंट को पे करते हैं, वो दिखता नहीं है लेकिन हम डेली बेसिस पे पे कर रहे हैं। जैसे कोई चीज़ हम खरीदते हैं, है कि नहीं, जैसे आपने कोलगेट का पैकेट खरीद लिया, ठीक है,
आपने एक साबुन खरीदा, उन सब पर भी आप टैक्स दे रहे हैं। तो ये इनडायरेक्ट टैक्स है जो दिखता नहीं है लेकिन पीछे से आपसे लिया जाता है। ठीक है बच्चों, अब यहाँ पर देखिए जो लिखा हुआ है उसको समझ लेते हैं। प्रत्यक्ष कर, प्रत्यक्ष कर वह कर है जो उसी व्यक्ति द्वारा दिया जाता है जिस पर वह कानूनी रूप से लगाया जाता है। इस कर का भार अन्य व्यक्तियों पर नहीं टाला जा सकता। उदाहरण के लिए आयकर हो गया और संपत्ति कर हो गया। ठीक है, अगला है अप्रत्यक्ष कर यानी इनडायरेक्ट टैक्स। अप्रत्यक्ष कर वे कर होते हैं जो लगाए तो किसी एक व्यक्ति पर जाते हैं किंतु इनका आंशिक या पूर्ण रूप से भुगतान किसी अन्य व्यक्ति को करना पड़ता है। इस कर का भार अन्य व्यक्तियों पर टाला जा सकता है। उदाहरण के लिए बिक्री कर हो गया, मूल्यवर्धी कर हो गया, जैसे आपका वैट हो गया, वैल्यू एडिड टैक्सेस होते हैं आपके, जीएसटी होता है। ठीक है, तो इस तरह से आप आंसर लिख सकते हैं। सेम यही क्वेश्चन इंग्लिश मीडियम में इस तरह से रहेगा और आंसर आपको इस प्रकार से लिखते हुए चलना है बच्चों। चलिए अब हम लोग आ गए हैं 15वें क्वेश्चन के अंदर। यहाँ पर 15वां क्वेश्चन देखिए क्या है कि सरकार का बजट घाटे से आप क्या समझते हैं, बताइए। तो आंसर इस तरह से लिखेंगे कि बजट घाटे से अभिप्राय उस स्थिति से है जिसमें सरकार का बजट व्यय जो होता है, खर्चा जो होता है, वो सरकार की बजट प्राप्तियों से अधिक होता है। दूसरे शब्दों में बजट घाटा सरकार के कुल व्यय का, कुल खर्चे की कुल प्राप्तियों से अधिक हो जाता है। मान लीजिए अगर गवर्नमेंट 100 रुपया कमा रही है यहाँ पर और खर्चा जो हो रहा है 115 रुपये हो रहा है, तो ये क्या होगा, ये बजट घाटे के अंदर आ जाता है। ठीक है, सरकार, भारत सरकार के बजट घाटे से संबंधित मुख्य रूप से निम्नलिखित 3 प्रकार के बजट घाटे होते हैं, जिसके अंदर आपका आ जाता है राजस्व घाटा, राजकोषीय घाटा और प्राथमिक घाटा, जिसे इंग्लिश में आप यहाँ पर रेवेन्यू डेफिसिट और फिजिकल डेफिसिट एंड प्राइमरी डेफिसिट भी बोलते हैं बच्चों। सेम यही क्वेश्चन इंग्लिश मीडियम में इस तरह से रहेगा कि व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय गवर्नमेंट बजट डेफिसिट। तो यहाँ पर आप आंसर देख सकते हैं बच्चों। ठीक है, चलिए अब हम लोग आ गए हैं 16वें क्वेश्चन के अंदर। 16वां क्वेश्चन देखिए क्या है कि कारण बताते हुए बताइए कि क्या निम्नलिखित को बाजार मूल्य पर सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी एमपी की गणना करते समय शामिल किया जाना चाहिए या नहीं। एक फर्म द्वारा मैकेनिक को दी जाने वाली फीस, क्या इसके अंदर आएगा आपका जीडीपी एमपी के अंदर। देखिए किसी फर्म द्वारा मैकेनिक को दी जाने वाली फीस शामिल नहीं है क्योंकि यह फर्म की मध्यवर्ती लागत है और दोहरी कमाई से बचने के लिए है। ठीक है, नेक्स्ट, किसी व्यक्ति द्वारा बैंक से लिए गए कार ऋण पर दिया गया ब्याज। कोई व्यक्ति जो है बैंक से अगर लोन लेता है, कर्जा लेता है और उस पर जो ब्याज देता है, क्या ये शामिल किया जाएगा। तो किसी व्यक्ति द्वारा भुगतान किए गए ब्याज शामिल नहीं होते हैं क्योंकि ऋण उपभोग व्यय को पूरा करने के लिए लिया गया है। ठीक है, यानी कि कंजम्पशन को पूरा करने के लिए लिया गया है और इसीलिए ऐसे ऋण पर भुगतान किया गया ब्याज कारक भुगतान नहीं है। ठीक है, अब इसी क्वेश्चन के अंदर अथवा दे दिया है। अगर आपको ये क्वेश्चंस नहीं आते तो नीचे वाला क्वेश्चन आप कर सकते हैं कि किसी फर्म द्वारा उपयोग के लिए कार खरीदने पर जो खर्चा किया जाता है। कोई फर्म है जो अपने इस्तेमाल के लिए कार खरीदना चाहती है और उस पर जो खर्चा करती है, क्या जीडीपी एमपी के अंदर आएगा। तो किसी फर्म द्वारा कार खरीदने वाला होने वाला व्यय शामिल है क्योंकि यह एक निवेश व्यय है, अंतिम व्यय है। ठीक है, एक फाइनल खर्चा एक तरह से मान सकते हैं। नेक्स्ट, निवेश किसे कहते हैं। सकल तथा निवल निवेश में अंतर आपको बताना है। तो निवेश के बारे में समझिए, जिसे इंग्लिश में आप इन्वेस्टमेंट भी कहते हैं। निवेश का मतलब होता है एक निश्चित समय में पूंजीगत वस्तुओं के स्टॉक में वृद्धि निवेश कहलाती है। इसे पूंजी निर्माण या फिर विनियोग भी कहते हैं। ठीक है, ये निवेश के बारे में बता रखा है। फिर सकल निवेश के बारे में बता रखा है कि एक निश्चित समयावधि में पूंजीगत वस्तुओं के स्टॉक में कुल वृद्धि सकल निवेश कहलाती है। इसमें मूल्यह्रास शामिल होता है, इसे सकल पूंजी निर्माण भी कहते हैं बच्चों। और इसके आगे बता रखा है निवल निवेश, एक अर्थव्यवस्था में एक निश्चित समयावधि में पूंजीगत वस्तुओं के स्टॉक में शुद्ध वृद्धि निवल निवेश कहलाता है। इसमें मूल्यह्रास शामिल नहीं होता है। निवल निवेश, सकल निवेश, घिसावट, मूल्यह्रास होता है। तो ठीक है, सेम यही क्वेश्चन आपके इंग्लिश मीडियम में इस तरह से रहेंगे और आंसर आपको इस प्रकार से लिखते हुए चलना है बच्चों। ये आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। चलिए, परफेक्ट। अब हम लोग आ गए 17वें क्वेश्चन के अंदर। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है कि वैध कारण बताते हुए बताइए कि घरेलू आय का आकलन करते समय निम्नलिखित का कैसे व्यवहार किया जाएगा। तो देख लेते हैं इसको भी। पहला है आपका भारत में खरीदे गए सामान के लिए अमेरिकी पर्यटक द्वारा किया गया भुगतान। तो हाँ, इसे घरेलू आय जो आपका डोमेस्टिक इनकम होता है उसके अंदर शामिल किया जाएगा क्योंकि अमेरिकी पर्यटक द्वारा
खरीदा गया सामान भारत में उसके द्वारा किया गया व्यय है, यानी भारत में जो उसने खर्चा किया वो है, और इसे निर्यात के रूप में शामिल किया जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट, दूसरी पूजा द्वारा अपने किचन गार्डन में उगाए गए टमाटर। ठीक है, तो इसे नहीं शामिल किया जाएगा, इसे घरेलू आय में शामिल नहीं किया जाएगा क्योंकि उनका बाजार मूल्य निर्धारित करना मुश्किल है। इसके अलावा ऐसे लेन देन किसी मौद्रिक विचार के लिए नहीं किए जाते हैं। ठीक है बच्चों। नेक्स्ट, किसी फर्म द्वारा खरीदी गई मशीन हमेशा पूंजीगत वस्तु होती है। क्या आप दिए गए कथन से सहमत है? अपने उत्तर के लिए वैध कारण लिखिए या वैध कारण दीजिए। तो आंसर आप इस प्रकार से लिखेंगे कि नहीं, पूंजीगत वस्तुएं वे अंतिम वस्तुएं हैं जो अन्य वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन में मदद करती हैं। किसी फर्म द्वारा खरीदी गई मशीन तब पूंजीगत वस्तुएं होंगी जब इसका उपयोग अन्य वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन के लिए किया जाएगा। हालांकि यदि इसे किसी फर्म द्वारा उसी वर्ष पुनः विक्रय उद्देश्य के लिए खरीदा जाता है तो इसे एक मध्यवर्ती वस्तु माना जाएगा बच्चों, यानी कि इंटरमीडिएट प्रोडक्ट माना जाएगा, न कि पूंजीगत वस्तुएं। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से आंसर आपको लिखना है इस क्वेश्चन का, और यही क्वेश्चन इंग्लिश मीडियम में इस तरह से रहेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं और आंसर आपको इस प्रकार से लिखते हुए चलना है। चलिए, परफेक्ट। तो बस बच्चों, यही था आज का ये वीडियो, और ये था हमारा पार्ट 1 वाला वीडियो। और इस वीडियो पर ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए। पार्ट 2 का वीडियो भी जल्दी अपलोड हो जाएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा पार्ट 2 का, जैसे ही पार्ट 2 का वीडियो अपलोड हो जाएगा। ठीक है। और चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो विद्यालय स्टडी पॉइंट को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। इसी तरह के वीडियोस हम आपके लिए लेकर के आते रहते हैं। जैसे ही आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, बगल में आपको बेल का, घंटी, घंटा, कुछ भी कह सकते हैं, उसका आइकन देखने को मिलेगा। उसको प्रेस करके ऑल पे क्लिक कर दीजिएगा, जिससे कि जो भी हम नया वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके फ़ोन पर आ जाया करे, और आपकी जो तैयारी है बोर्ड एग्जाम्स के लिए वो और भी बेहतर से बेहतर तरीके से हो सके। इस वीडियो के लिए इतना ही। मिलता हूँ आपसे अगली और एक्साइटिंग वीडियो में। तब तक के लिए खुश रहिए, खुश रखिए सभी को। जय हिंद, वंदे मातरम।